जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएँगे आप सब कैसे हैं? उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। प्रतिका भारती, पीयूष, मिंटी, शिवम सिंह, आयुष, मोटिवेशनल, कुमार, AK-47 लवर, जावेद, मिस्टर दीपक, जिद्दी गर्ल, प्रिया सिंह, पारो सिंह, टेक्निकल, अभिषेक, एग्जाम वॉरियर, सभी प्यारे दोस्तों को एकदम दिल से स्वागत है। एसएससी जीडी के प्यारे बच्चे, इस तीसरे प्रैक्टिस सेट में उम्मीद करूँगा आप प्रश्नों का एक अच्छा कलेक्शन तैयार करते रहेंगे और शायद शुरुआती दौर में आप लोग जो बच्चे जुड़े रहेंगे। प्रैक्टिस सेट की खासियत मैं तुम्हें बता देता हूँ। शुरुआती दौर में आप लोगों को लगेगा कि शायद कुछ आसान से प्रश्न चल रहे हैं, ठीक है? आसान प्रश्नों को कराते हुए मेरा मतलब है कि हम लोग बेसिक से सारी चीज़ें सीखते रहें, ताकि एक क्रम हमारा ना टूटे। और इन्हीं प्रश्नों में देखेंगे कि आप अंतिम जब शायद हम 30 प्रैक्टिस सेट के बाद होंगे, तो हम प्रश्नों के एक विशेष पड़ाव पर पहुँच चुके होंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप अभी से अपने नोट्स मेंटेन करते हुए चलें। जो बच्चे पेड क्लास के स्टूडेंट हैं, उनको वो चीज़ें बिल्कुल नोट नहीं करनी है जो पेड क्लासेस में आपको करा जा चुकी हैं। एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपको लगता है कि कुछ विशेष है, तो उसको शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाते हुए चलें। और ये जो मेहनत है प्यारे बच्चे, इस क्लास के साथ जुड़ करके तुम्हारी करते रहने की, एग्ज़ाम में तुम चमत्कार करके आओ। तुम देख लेना, जिस दिन तुम जीएस के बच्चे इस प्रैक्टिस सेट को निरंतर करते हुए एग्जाम हॉल से आप देखोगे, तो शायद आप ये कहते हुए आएंगे, भैया अकेला एक प्रैक्टिस सेट एक जीएस जैसे, एसएससी के जीएस जैसे पैटर्न पर खरा साबित हुआ, तो वही हमारा 3 बजे का सेट था। तो अभी शुरू करते हैं बहुत अच्छे से क्लास को। और प्यारे बच्चे, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद है? ईसा पूर्व भारत में मौजूद है, बहुत ध्यान से देखेंगे। वैशाली, मगध, अवंती और कोसल। अब बात करते हैं भैया राजशाही राज्य, और वो भी 7वीं और 6ठी सदी के शुरुआत में। यहां से हमारा मतलब क्या है? आप कहेंगे भैया सीधी सी बात है, 16 महाजनपद को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। 16 महाजनपद जानते हैं, क्योंकि 16 महाजनपद जो बने हमारे, वो प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें 600 बीसी से लेकर के 400 बीसी, 400 ईसा पूर्व के बीच में इनका गठन हुआ था। लेकिन इन सभी में भी बात कर रहा है राजशाही राज्यों में से एक नहीं है, ठीक है? एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वैशाली नहीं है। अब आप कहेंगे भैया वैशाली क्यों नहीं है? क्योंकि वैशाली राज्य नहीं था, वैशाली वज्जी की राजधानी था। देखा, ये एसएससी का पूछा हुआ एक प्रश्न है, और 16 महाजनपदों में से कितना बेहतरीन प्रश्न इन्होंने बनाया है। मगध खुद एक राज्य था, अवंती एक राज्य था, कोसल खुद एक राज्य था। बना बेहतरीन प्रश्न। मगध की राजधानी क्या थी प्यारे बच्चे, बताएंगे? आप कहेंगे राजगृह, या जिसको हम गिरिव्रज के नाम से जानते हैं, या जिसको हम पाटलिपुत्र भी कहते थे। अवंती की राजधानी बात करते हैं प्यारे बच्चे, उज्जैनी थी। कौन सी थी? उज्जैनी थी। और महिष्मती भी इसी की राजधानी थी, महिष्मती। कोसल की राजधानी क्या थी? वो श्रावस्ती थी। कौन सी थी? श्रावस्ती थी। अब मैं आपसे पूछूं, एक बार थम्स अप कर देना, क्या मैं आपसे ये पूछूं कि सभी राज्यों की राजधानी 16 महाजनपदों में आप बता देंगे? तो मैं आपसे सिर्फ 2 राजधानी पूछता हूँ। एक तो असमक की, कहने का मतलब है आपको इनकी राजधानी पता होनी चाहिए। असमक की राजधानी आप मुझे बताएँ, और दूसरा प्यारे बच्चे, सूरसेन की राजधानी आप मुझे बताएँ क्या होगी? तो आप कहेंगे असमक की राजधानी भैया जी, असमक की राजधानी पैठन थी। क्या बोलेंगे? पैठन थी, जिसको हम पोटली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हम? पोटली भी बोलते हैं। क्या मैं ठीक रहूँगा? या हम इसको बोले प्रतिष्ठान, तो भी ठीक होगा। सूरसेन प्यारे बच्चे क्या बोलेंगे? सूरसेन की राजधानी कौन-सी थी? वो मथुरा थी, ठीक है? महाजनपदों के बारे में हमको 2 जगह से पता चलता है। एक तो अंगुत्तर निकाय, क्या बोलेंगे? अंगुत्तर निकाय कितने महाजनपद बताता है? 16। और ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, किसका? बौद्ध का। वहीं प्यारे बच्चे, हम जैन धर्म में अगर बात करते हैं भगवती सूत्र की, किसकी? भगवती सूत्र की बात करते हैं, तो आप कहेंगे भैया ये जैन धर्म का एक ग्रंथ है, जो कि हम कल क्लासेस में भी पढ़ेंगे। और इसने भी संख्या कितनी बताई? 16। लेकिन पाणिनि जी ने जो अष्टाध्यायी लिखा, अष्टाध्यायी में कितनी बताई गई है संख्या महाजनपदों की? ये एक बार आप लोगों से मैं जानना चाहूँ। तो उम्मीद करूंगा एक एक बच्चे का उत्तर ठीक आएगा, और ये आपको विशेष बनाएगा। 22 22 22, बहुत शानदार। तो 22 महाजनपद बताए थे किसने? पाणिनि जी ने।
अपने अष्टाध्यायी में, और हिंदी भाषा के पहले वैयाकरण वो रहे। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से पाए जाते हैं, जो महात्मा बुद्ध के उपदेश थे वो किस में पाए जाते हैं? विनय पिटक में, अभिधम पिटक में, तिसराना में और सुत्त पिटक में। आज ही आपको क्लास में पढ़ाया गया। बोलेंगे एक बार, तो आप कहेंगे भैया जी ये सारे के सारे जो उपदेश हैं, क्या विनय पिटक, अभिधम, तिसराना या फिर मैं बोलूं सुत्त पिटक में? एकदम ठीक होगा। किसमें बताए गए हैं? सुत्त पिटक में। दो उत्तर देने वाले जो बच्चे हैं अभिधम पिटक, एकदम गलत आंसर कर रहे हैं। मैंने पहले को आपको बताया था कि विनय पिटक में क्या बताया गया है, जो बौद्ध भिक्षुओं का संघ होता है, जिसको हम बौद्ध संघ कहते हैं, इस बौद्ध संघ के नियम बताए गए हैं। ये किस तरह रहें, कौन सी चीजें इनको फॉलो करनी है, किस चीज से बच करके इनको रहना है। ठीक है। विनय पिटक को प्यारे बच्चे किसने, क्या बोलेंगे? उपाली ने। उपाली ने लिखा था। अभिधम पिटक की बात करते हैं तो किसने? ये मोगली ने लिखा। किसने लिखा? मोगली ने। और सुत्त पिटक की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, किसने लिखा था सुत्त पिटक को? कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो आप कहेंगे आनंद ने लिखा था। आनंद ने। सुत्त पिटक कितने भागों में विभाजित है? पहला क्वेश्चन बोलो। सुत्त पिटक को कितने भागों में बांटा गया है? आप लोगों का एक जबरदस्त उत्तर आना चाहिए और रिवीजन कराने का काम मेरा है। कितने भागों में? तो आपका आंसर आएगा भैया जी 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 5 भागों में। और सुत्त पिटक को ही प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? एनसाइक्लोपीडिया। क्योंकि अगर बौद्ध धर्म के बारे में आपको जानना है तो क्या बोलेंगे? एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। ये कौन है? आप कहेंगे भैया ये है हमारा सुत्त पिटक। ठीक है, जरूर नोट करेंगे, सुत्त पिटक हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा है जैसे विनय पिटक है। विनय पिटक में मैंने बोला आप लोगों को नियम बताए गए हैं बौद्ध संघ के, तो विनय पिटक को ही बोलते हैं बौद्ध धर्म की अनुशासन की टोकरी। क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म की अनुशासन की टोकरी कौन सा पिटक है? अनुशासन की टोकरी, जिसमें रूल ऑफ डिसिप्लिन बताए गए हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं हम 5 भागों पर। 5 भागों में प्यारे बच्चे आप बता सकते हैं कौन कौन से? तो आप कहेंगे भैया अगर हम 5 भागों की बात करते हैं तो एक तो अंगुत्तर निकाय हो गया। कौन सा है? अंगुत्तर निकाय है। और अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपद बताए गए? आपका 16 महाजनपद बताए गए। ये कोई दिक्कत इस बात में? फिर बात करते हैं हम किसकी? खुंदक निकाय की। तो खुंदक निकाय में प्यारे बच्चे कितने बताए गए हैं? आपका 549 जातक कथाएं बताई गई हैं। कितनी जातक कथाएं हैं? 549 जातक स्टोरीज यहां पर बताई गई हैं। कितनी? 549। फिर आप जानते हैं दीर्घ, मध्यम और आपका प्यारे बच्चे क्या कहेंगे? संयुक्त होगा। क्या होगा? संयुक्त होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। हुआ दोनों प्रश्नों का बहुत अच्छा रिवीजन और आप लोग समझ भी पाए होंगे कि प्रश्न किस तरह से बनता है। आगे चलें। हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किस भाषा में अपनाया गया है? आप पॉलिटी में प्यारे बच्चे जो प्रतीक है, आपका राष्ट्रीय प्रतीक है, वो आपने पॉलिटी क्लास में पढ़े, तो बताएंगे एक बार आंसर। हिंदी में, मराठी में, असमिया में या फिर बांग्ला भाषा में? तो आप लोग कहेंगे भैया जी बांग्ला भाषा में अपनाया गया किसको? राष्ट्रगान को। अच्छा मुझे बताएं एक बार राष्ट्रगान लिखा किसने? लिखा किसने है और इसकी गायन अवधि कितनी है? राष्ट्रगान की अगर हम बात करते हैं तो ये दो कॉमन से क्वेश्चन आप कहेंगे भैया किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। और गायन की अवधि इसकी 52 सेकंड है। ठीक है, 52 सेकंड है। पहली बार ये कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 को। कौन सा अधिवेशन था? कलकत्ता अधिवेशन था। कौन से अधिवेशन में गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन। ये कांग्रेस के मीटिंग होती थी हर साल, उसी को अधिवेशन हम कहते थे। और कलकत्ता अधिवेशन में जब इसको गाया गया तो इस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो कलकत्ता अधिवेशन में इस समय अध्यक्ष थे आपके प्यारे बच्चे, जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे? ठीक है, बोलेंगे एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी आंसर आने शुरू आएंगे। कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है रहमतुल्लाह शानी, कुछ बच्चों का आंसर आ रहा है रास बिहारी घोष। नहीं प्यारे बच्चे, रास बिहारी घोष तो जब कांग्रेस टूटी 1907 में सूरत विभाजन के अध्यक्ष थे। कुछ लोगों का आंसर अलग अलग आ रहा है भैया। चलो अभी मैं इन लोगों के बारे में आपको बताता हूँ। रहमतुल्लाह शानी की तरफ से ज्यादा उत्तर आ रहे हैं। मैं पहले रहमतुल्लाह शानी आपके लिए क्लियर कर दूं। रहमतुल्लाह शानी प्यारे बच्चे जब वंदे मातरम गाया गया
वंदे मातरम 1896 में। तो याद रख लेना, यहाँ रहमतुल्लाह शानी थे कलकत्ता में। ये कभी गलत नहीं करेंगे। पहली बात तो कौन थे? रहमतुल्लाह शानी। तो अपने दिमाग से पहले जनगण मन से रहमत जी को आप कनेक्ट नहीं करेंगे। कौन थे? आप कहेंगे पंडित बिशन नारायण धर थे। कौन थे? पंडित बिशन नारायण धर थे। ठीक है, इतनी बातें याद हुई। अब आगे चलते, बात समझे? अब आगे चलते हैं। मैं आपसे एक बात पूछने जा रहा हूं, मुझे बताएं प्यारे बच्चे, किसने गाया था पहली बार? किसने पहली बार जनगण मन को गाया? बोले एक बार, किसने पहली बार गाया? ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे, इसमें म्यूजिक किसने दिया था? म्यूजिक किसने दिया था? ठीक है। और मुझे बताएंगे इसका जो हिंदी उर्दू रूपांतरण था, ये किसने किया था? इसको ट्रांसलेट हिंदी बांग्ला में था ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये बांग्ला में था। इसका रूपांतरण किसने किया? मुझे बताएंगे ये पहली बार जब प्रकाशित हुआ जनगण मन, पहली बार ये प्रकाशित कब हुआ? और प्यारे बच्चे, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गान का मतलब समझते हैं? गीत नहीं, राष्ट्रीय गान बोलते हैं। और राष्ट्रीय गान का मतलब क्या हुआ? नेशनल एंथम है। ये क्या है? नेशनल एंथम है। तो मुझे बताएं ये नेशनल एंथम कब स्वीकार किया गया, या क्या बोले कब इसको अपनाया गया? अगला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जनगण मन से, जनगण मन में कितने दोहे या कितने पद हैं? और प्यारे बच्चे ये भी बताएंगे इसको अंग्रेजी में जो कन्वर्ट किया, इंग्लिश जो कन्वर्ट किया, इसको किसने किया था? ये प्रश्न जनगण मन से सभी पूछे जाते हैं और बेहद शानदार क्वेश्चन। किसने पहली बार गाया? ये सरला देवी चौधरानी थी। कौन थी? क्या बोलोगे? सरला देवी चौधरानी। ये मौका इनको ही क्यों दिया गया? भैया रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन बंद हो गई है, सामने देखो। म्यूजिक जो दिया है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी खुद थे, और रविंद्रनाथ के साथ में इसमें थे दीनेंद्र नाथ। कौन थे? दीनेंद्र नाथ, जो कि इनके भतीजे हैं। ठीक है। हिंदी उर्दू रूपांतरण की बात करें कि उर्दू में किसने रूपांतरित किया, तो आबिद अली हमेशा लिखेंगे, हिंदी उर्दू दोनों। पहली बार इसको प्रकाशित कब किया गया? 1912 में। कौन सी? एक मैगजीन आती थी तत्व बोधिनी। कौन सी मैगजीन आती थी? तत्व बोधिनी पत्रिका में इसको पहली बार छापा गया, और इसको टाइटल दिया गया, एक टाइटल दिया गया इसको प्यारे बच्चे, भारत भाग्य विधाता नाम से। तो क्या बोलेंगे? भारत विधाता इसका क्या था? टाइटल था। राष्ट्रगान के रूप में इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। दोहे कितने हैं? इसमें 5 है। इंग्लिश कन्वर्जन इसका किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया है। ये सभी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुकी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। और प्यारे बच्चे, क्या नाम दिया था उसको? नाम दिया था द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। क्या बोलेंगे? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। अरे थम्स अप तो कर दो, थोड़ा सा दिखा तो दो भैया, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। तो क्या बोलेंगे? क्या बोलोगे? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से हुआ, लेकिन हुआ कब था? 1919 में। ऐसे ही आता है आपका ना पाकिस्तान का, ध्यान से लिखना, ना पाकिस्तान का, ना पाकिस्तान का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? ना पाकिस्तान का राष्ट्रगान है प्यारे बच्चे, क्या बोलेंगे? कौमी तराना। बहुत पूछा गया है, कौमी तराना कहाँ का राष्ट्रगान है? जो किसने लिखा था? हाफिज जालंधरी ने। क्या बोलोगे? हाफिज जालंधरी ने लिखा है। और प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें किसकी? हाफिज जालंधरी ने। अगर मैं बात करूं भारत का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। यहीं पर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, बांग्लादेश का किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का था आमार सोनार बंगला। आमार सोनार बंगला, ये किसने लिखा है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। जी किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी। और श्रीलंका के लिए भी कई बार कहा जाता है टैगोर जी ने लिखा है, लेकिन मैं कहूंगा गलत। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वो किसने लिखा है? इतने मैं आपको बता देता हूं। राष्ट्रगान नेशनल एंथम, और राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, जिसको हम नेशनल सॉन्ग कहते हैं।
भैया राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत में अंतर क्या होता है? गान में और गीत में क्या अंतर होता है? देखो, गीत में स्वर बदलता रहता है, ऊपर नीचे फ्लो करता रहता है म्यूजिक, लेकिन राष्ट्रगान में म्यूजिक क्या होता है, उसकी जो लयबद्धता है वो ऊपर नीचे नहीं होती है, वो एक समान चलती है। क्या बोलेंगे? एक समान चलती है। बहुत बढ़िया। चलो भाई, उनके चेले थे आनंद समराकुन, नाम दिखाएं बच्चे का। क्या शानदार उत्तर दिया है आनंद जी। निक्की पासवान, रोहित ओझा, सही उत्तर। उपासना तिवारी, बहुत शानदार। तो क्या बोलोगे? श्रीलंका का लिखा आनंद समराकुन। तो भैया कहीं कहीं रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्यों लिखता है? क्योंकि ये कौन थे? इनके इनके शिष्य हैं, इनके शिष्य हैं। कभी गलत तो नहीं करेंगे? नहीं जी। नेक्स्ट, भारतीय संसद ने किस वर्ष नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया? बोलेंगे भैया। नागरिकता के बारे में प्यारे बच्चे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था बहुत अच्छे से कि भैया नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से 11 तक भाग 2 में दिया गया है। इकहरी नागरिकता है, ब्रिटेन से हमने इसको लिया है। ये बातें मैं आपको बता चुका था। थम्स अप करो, आर्टिकल 5 से 11 आपको याद है? तो नागरिकता अधिनियम आया कब था? तो आप कहेंगे भैया नागरिकता अधिनियम तो आपने बताया था 1955 में आया, और पहली बार संशोधन भी आपने पिछली क्लास में बताया 1986 में। लेकिन किस वर्ष संशोधन विधेयक पारित किया भारतीय संसद ने इन वर्षों में से? तो 2019। याद है? सीएए और एनआरसी को लेकर के कितना विवाद देश में हुआ, याद है क्या? हाँ जी, याद है। अब प्यारे बच्चे मैं बोलूं कि ये क्या है सीएए, तो इसका फुल फॉर्म आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जी। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है। नागरिकता संशोधन अधिनियम। एनआरसी क्या था भैया? ये नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स था। नेशनल रजिस्टर, ये फुल फॉर्म आपको पता ही होनी चाहिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। बाकी इन सब के बारे में मैं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे हम ऐसे ही जोड़ करके चलते रहेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है प्यारे बच्चे हमारे सामने, कि मैंने पिछली क्लास में बताया नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त हो सकती है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे नागरिकता प्राप्त कितनी प्रकार से होगी, और प्यारे बच्चे जो नागरिकता आपकी छिनेगी वो कितनी प्रकार से छिनती है। नागरिकता छिनेगी तो ये मैंने आपको बताया, छीनने के 3 प्रकार, प्राप्त करने के 5 प्रकार होते हैं नागरिकता के। तो पहला कौन सा प्रकार है? पहला प्रकार है कि आप जन्म से, आपका जन्म यही हुआ, माता पिता आपके नागरिक हैं, तो ये हो गया आपका वंश से हो गया। और तीसरा क्या बोलेंगे? जन्म से, वंश से। एक होता है देशीयकरण से, किससे? देशीयकरण से। और चौथा होता है प्यारे बच्चे, देशीयकरण के बाद अगर हम बात करें, आप लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्या बोलेंगे? पंजीकरण से। और पांचवा है भूभाग से। भूभाग से, समझिए ये क्या है। जन्म से हो गया, वंश मतलब माता पिता की तरफ से हो गया। देशीयकरण क्या होता है भैया? तो ये नेचुरलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं देशीयकरण, तो इसके लिए 10 वर्ष में भारत सरकार देशीयकरण से भी देती है। लेकिन उसको भारत की सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, देशीयकरण से कब मिलेगी? कि उसको क्या बोलते हैं कि वो कोई कलाकार है मान के चलो, हम सम्मान देते हैं। जैसे कि आपने नाम सुना हो अदनान सामी, सुना है या नहीं? यस और नो? तो आप कहेंगे कि ये देशीयकरण से हम किसी व्यक्ति को दे सकते हैं जो किसी कला से, किसी समाज सेवा से जुड़ा हुआ है। तो अदनान सामी जो गायक है उसको ऐसा प्रावधान हुआ। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है? उसको भारत की किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। भैया भारत की किसी भाषा से आपका क्या मतलब है? भारत की आपको किसी भाषा से क्या मतलब है? तो मतलब है कि वो सभी भाषाएं जो क्या बोलेंगे हमारी 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं, 22 भाषाएं। इन 22 भाषा में से किसी एक का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है? जानते हैं ना 14 मूल रूप से थी, नहीं जानते तो आपको पढ़ाया जाएगा। बाकी बाद में मैंने संशोधन में बता रखा है, नेपाली, आपका मणिपुरी कोकड़ी, उससे पहले सिंधी, बोडो, डोगरी, संथाली, आपका मैथिली हो गई। अगर हम बात करें उर्दू हो गई हमारी, ठीक है, हिंदी हो गई हमारी, अगर हम बात करें मराठी हो गई। तो इन सभी को मिला करके 22 भाषा। अच्छा, पंजीकरण क्या है? रजिस्ट्रेशन 7 साल में। और भूभाग, अच्छा सिक्किम को हमने मिलाया था, ये बात जानते हो या नहीं? हाँ भैया जी, सिक्किम 1975 में हमने मिलाया था। तो किसी भूभाग को मिलाएंगे तो वो खुद ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे बताओ कि सिक्किम को हमने कौन से आर्टिकल से मिलाया था?
फटाफट से बोलेंगे, सिक्किम को हमने किस आर्टिकल से भारत में मिलाया। अब आते हैं, नागरिकता छिनेगी 3 तरीके से। वो छीनने के 3 तरीके कौन से हैं? छीनने के 3 तरीके में प्यारे बच्चे हमारा नाम आता है। पहले, आप खुद स्वेच्छा से छोड़ दें, भारत के नागरिक ना रहें आप, नंबर 1। दूसरी बात है कि आपको बर्खास्त किया जाए आपके कार्यों के लिए। मैंने बोला राष्ट्रपति जी का काफिला जा रहा है, आपने कोई बदतमीजी कर दी, तो वंचित भी कर दिए जाओगे। जैसे कि दूसरे देश की नागरिकता आपने ग्रहण कर ली, तो यहां से खत्म प्रोसेस तुम्हारा। बहुत खूब, बहुत शानदार। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 नेक्स्ट। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रों से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम में है, जम्मू और कश्मीर में है, हिमाचल प्रदेश में है, या फिर उत्तराखंड में है? तो क्या बोलोगे भैया जी? उत्तराखंड में है। माना पास पूछे आपसे कभी भी, क्या पूछे? माना पास पूछे आपसे, इसको सीन 2 पे एक बार दिखाएंगे, एक बार सीन 2 पे दिखा दें सब बच्चों को। प्यारे बच्चे, क्या आपको ये दिख रहा है? एक बार थम्स अप करेंगे। आज मैं आपको उत्तर भारत के बता देता हूं, अगली बार में कुछ अलग बता देंगे, ठीक है? एक बार बस ये बोले, सीन 2 पे दिखने के बाद ये आपको साफ दिख रहा है। तो यहां देखो, ये माना पास है, ये क्या है अपना? ये अपना उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड। माना पास, नीति पास और लिपुलेख, ये तीनों कहां पर है? माना, लिपुलेख और नीति। दिख रहा है? ओके 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 ओके, दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो और जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, किसी बच्चे को नहीं दिख रहा है तो अब दिख जाएगा, ठीक है? अब मैं आपसे पूछूं प्यारे बच्चे, सिक्किम से ऊपर भैया जी क्या है? तो सिक्किम से ऊपर है हमारा हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे, हिमाचल, सिपकीला ला, बाड़ा लाचाला, ठीक है, और साथ में आपका क्या? रोहतांग। ब्लू कलर वाले ये तीनों, तो कौन कौन से हो गए? रोहतांग, सिपकिला और बाड़लाचला, ये तीनों कहाँ के हैं? ये हिमाचल प्रदेश के हैं, कभी नहीं भूलना है। अच्छा, फिर हम चलते हैं इधर आपका कहाँ पर? ये हम बात करते हैं ऊपर कश्मीर की तरफ चलते हैं। तो जोजिला हो गया हमारा लद्दाख वाले क्षेत्र में, सॉरी कश्मीर वाले क्षेत्र में। बनिहाल हो गया कश्मीर वाले क्षेत्र में। पीर पंजाल हो गया हमारा कश्मीर वाले क्षेत्र में। बुर्जिल और कराकोरम हो गए हमारे लद्दाख वाले क्षेत्र में, ठीक है? ये याद रखेंगे, अभी इतना काम है, आगे फिर चलेंगे किसी दिन और। क्रम से चलते रहो, चिंता आपको छोड़ देनी है कि भैया हम कुछ छोड़ रहे हैं अगर बाकी के, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त? एक एक शब्द आपकी झोली में होगा। आगे चलेंगे, चलो भाई। एक बच्चा कह रहा है सर, आर्टिकल सिक्किम के लिए आर्टिकल 2A कहना ज्यादा सही होगा या नहीं? धीरज कुशवाहा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आर्टिकल 2 में हम सिक्किम को जोड़ने की बात आर्टिकल 2A बात करें तो सबसे बेहतर। बहुत शानदार बात तुमने कही है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी, डोडा बेट्टा, बाबा बुदनगिरी या फिर महेंद्रगिरी होगा? तो याद रखेंगे क्या? अनाईमुडी होगा। और अनाईमुडी चोटी ये किस राज्य में है? एक बार बोल दे, अनाईमुडी चोटी किस राज्य में है? तो आप कहेंगे केरल में है। और भैया ये दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी 2697 मीटर की है। जैसे डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, और इसकी हाइट की जब हम बात करते हैं तो ये सॉरी गलत लिख दिया मैंने एक बार, 2697 नहीं 2695 मीटर। और 2637 मीटर क्या बोलेंगे? ये है जी डोडा बेट्टा। महेंद्रगिरी कभी आपसे पूछे तो आप कहना पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट। अब भैया ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होता है? महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर है, ये क्या होते हैं? पश्चिमी घाट और आपका पूर्वी घाट। तो समझना, ये मैंने आपको अभी दिखाया था इमेज, भारत का नक्शा। मैंने बोला हर छात्र के पास भारत का नक्शा होना जरूरी है, समझेंगे मेरी बात को। तो देखो प्यारे बच्चे, क्या बताया गया आपको? ये जो भारत है, ये यहां देखो, ये समुद्र है, समुद्र है इधर, समझते हैं बात को? तो ये जो समुद्र है हमारा इधर, ये जो लेफ्ट साइड है वेस्ट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। क्या है ये पश्चिमी घाट है। ये वाला कौन सा है हमारा? ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट हमारा किससे लगता है? तो हमेशा याद रखेंगे ये अंडमान से लगता है। किससे लगता है? अंडमान से लगता है प्यारे बच्चे। अंडमान से यानी अंडमान की तरफ है, या मैं बोलूं बंगाल की खाड़ी की तरफ है। अंडमान की तरफ या बंगाल की खाड़ी की तरफ। और प्यारे बच्चे जो पश्चिमी घाट है ये किधर की तरफ है? ये लक्षद्वीप की तरफ है, ठीक है? तो किसी दिन प्रश्न आएगा वो आपका, आपको पता चल गया कि लक्षद्वीप किधर है और बंगाल की खाड़ी किधर है। तो इनसे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है?
उससे पहले एक छोटा-सा प्रश्न बताएँ मुझे कि प्यारे बच्चे जो ये हमारा घाट है, वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारा, जिसको हम क्या बोलते हैं पश्चिमी घाट, इससे कितने राज्य लगे हुए हैं? तो 5 लगे हुए हैं। कौन-कौन से? पहला हमारा लगा हुआ है प्यारे बच्चे अगर बात करते हैं हम कौन-कौन से? गुजरात हो गया। गुजरात के बाद में प्यारे बच्चे ये हमारा महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र के बाद में प्यारे बच्चे सबसे कम क्षेत्रफल वाला गोवा हो गया। फिर हमारा क्या हो जाएगा इधर आपका बोलेंगे एक बार कौन-सा हो जाएगा गोवा के बाद में? बोलो भई। सबसे नीचे ये आपका केरल हो गया, ठीक है। लेकिन केरल से ऊपर कौन-सा है? ये हमारा कर्नाटक हो गया, ठीक है। कर्नाटक और केरल हो गया। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है वो पूछ लूँ? मैंने बताया था आपको गोवा का क्षेत्रफल एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो। मैंने बोला था गोवा सबसे छोटा राज्य है और एसएससी ने पिछले साल कम से कम अगर एमटीएस की बात करें, सीपीयू की बात करें या हम बात करते हैं आपका प्यारे बच्चे एसएससी जेईई की, तीनों में गोवा का क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो क्या बोलेंगे? 3702 किलोमीटर स्क्वायर ये मैंने आपको बताया था और साथ में प्यारे बच्चे मैंने आपको 3,42,000 किलोमीटर ये राजस्थान का भी बताया था। नेक्स्ट अगले प्रश्न पर आएंगे। सरिस्का और रणथंबोर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सरिस्का और रणथंबोर किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह के लिए जाना जाता है यानी शेर के लिए, लॉयन के लिए है ये, हिरण के लिए है, बाघ के लिए है या फिर भालू के लिए है? तो याद रख लेना ये बाघ के लिए जाने जाते हैं। और बाघ के लिए प्यारे बच्चे हम क्या कहते हैं? आपका टाइगर, ये टाइगर रिजर्व है। मुझे बताएंगे अब भारत में कितने टाइगर रिजर्व कुल हो गए हैं? अब भारत में क्योंकि 2 को तो 1 कर दिया गया था आपका, जो आपका छत्तीसगढ़ का था उन 2 को 1 कर दिया गया। अब भारत में कुल टाइगर रिजर्व अभी भी 53 ही है। क्या बोलेंगे? कुल कितने हैं? 53 टाइगर रिजर्व हैं और 53वां टाइगर रिजर्व अभी कुछ ही दिन पहले कौन बना है? ये इस बार आपकी परीक्षा में किसी ना किसी सेट में जरूर क्वेश्चन आएगा, लिख के रख लो भाई। तो क्या बोलेंगे? 53 और 53वां मेरे दोस्त कौन सा बना है? 53वां बना है रानीपुर। क्या बोलोगे? रानीपुर टाइगर रिजर्व बना है भैया। और रानीपुर टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। अच्छा, अब इसके क्वेश्चन पर आ जाओ जरा। मैं आपको कुछ टाइगर रिजर्व यहां लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो टाइगर रिजर्व में, अच्छा टाइगर रिजर्व से पहले अभ्यारण्य लिखो जरा कुछ। अभ्यारण्य जिनको हम सेंचुरी बोलते हैं। राजस्थान का नाम मैंने लिया तो कुछ राजस्थान के अभ्यारण्य याद करो। राजा के स्थान पर जाने पर रिस्क है या नहीं है? भैया मार देगा राजा, बहुत रिस्क है। तो क्या बोलेंगे? एक बार लिखते चले जाओ क्या क्या आप जानते हैं। सरिस्का रिस्क है राजा के स्थान पर जाने पर? हाँ जी भैया, घना रिस्क है, घना। राजा फिर आपको क्या बोलते हैं अपने गढ़ में बंद कर लेगा, चारा डलवाएगा तुमसे, गढ़ी और शेर ये कहाँ के हैं? ये यहीं के हैं। राजा का स्थान कैसे मिलता है? रण से मिलता है, रणथंबोर। और भैया रण भी कैसा होगा? केवल और केवल रण होगा, केवल और केवल केवला देव। और क्या बोला था? क्या बोला था? किसने बोला था? आपका दुर्योधन ने, एक सुई की नोक के बराबर भी पृथ्वी नहीं दूंगा। तो क्या बोला भगवान श्री कृष्ण ने? अब याचना नहीं रण होगा। आप कहना उन लोगों से, आप कहना उन लोगों से जो कहते हैं सफल नहीं हो सकते, तो क्या बोलेंगे? हमारी हमारी मेहनत अभी जारी है। क्या बोलेंगे? हमारी मेहनत अभी जारी है और ये मेहनत रण में बदलेगी। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ टाइगर रिजर्व बता देता हूं जो आपको हमेशा पता होने चाहिए। पलामू टाइगर रिजर्व कभी भी पूछे कहाँ है तो नोट करें, झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। आपसे पूछे मेलघाट कहाँ है तो आप कहना भैया जी महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। वाल्मीकि पूछे तो कहना बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है, ठीक है। पेंच पूछे, पेंच, और पेंच आप कहना एमपी में है। पक्के टाइगर रिजर्व पूछे, बड़ा पूछा जाता है, कहना अरुणाचल प्रदेश में है जी, अरुणाचल, ठीक है। क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में है। और प्यारे बच्चे आपसे पूछ ले वो क्या? कंवर, कंवर टाइगर रिजर्व कहाँ है तो आप कहना तेलंगाना में है भैया जी। अच्छा, अभी हमारे मध्य प्रदेश में क्या लेकर के आए थे? मध्य प्रदेश कूनो में। ये प्रश्न छाप के लिख लेना, सबको पता होना चाहिए। कूनो में ही क्यों लाए गए ये बात मैं आपको किस दिन बताऊंगा।
बोलो भाई कूनों में, क्योंकि यहां पर चीतल थे। चलो अभी बताता हूं, यहां शिकार के लिए चीतल थे, तो चीतल को कौन खाएगा? चीतल को खाएगा कौन आपका? बोलो भाई फटाफट से, क्या लाया गया यहाँ पर? चीतल को खाने के लिए चीता, क्योंकि उसका भोजन है वो उसको पसंद करता है। ठीक है, क्या बोलोगे? चीता किस में लाए गए? कूनों में लाए गए। आगे आएंगे। टॉर इकाई है किसकी? टॉर एक यूनिट है, ये किसकी यूनिट है? बोलो भाई फटाफट से। बहुत खूब लिखा धीरज, बहुत बढ़िया। गोपाल सिंह सिसोदिया, सचिन 79। अरे भैया 79, अब तो 100 मारे, 100। बोलो भाई, टॉर बल की इकाई है क्या? बल की भैया जी न्यूटन है। क्या बोलेंगे? बल की न्यूटन है। ऊर्जा की इकाई जूल होती है। दाब की इकाई क्या होती है? वो पास्कल होती है, यही तो जानते हो तुम। और शक्ति की इकाई होती है। अरे भैया इसमें तो किसी की नहीं है। नहीं जी, दाब ही बोलते हैं हम किसको? टॉर को। टॉर की इकाई है पास्कल पर यूनिट में, जब देखा जाता है तो टॉर कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? तब हम इसको टॉर कहेंगे। और बच्चे अभी एसएससी का एक ट्वीट आया, और ट्वीट बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे थे फोटो के लिए कि भैया फोटो पर डेट डालूं या ना डालूं। मैंने तो फोटो पर डेट डाल दी, मैंने तो फोटो पर डेट नहीं डाली। चल रहा था ना ऐसा बहुत सारे बच्चों का। तो एसएससी ने डिक्लेयर किया कि जैसे भी आप डालें, फोटो पर डेट है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। डल गया है फोटो और उस पर डेट आपने डाल दी तो ठीक, और फोटो डाल दिया उस पर डेट नहीं है तो भी ठीक। ठीक है, तो एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्या बोलेंगे? दाब की एक इकाई है। आगे चलें। कंप्यूटर विज्ञान में टीसीपी का विस्तारित रूप क्या है? टीसीपी का रूप क्या होता है? एक बार बोलेंगे, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का कुछ समूह। जैसे छात्र आपको होने के लिए आपको अनुशासन में होना चाहिए, तो ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का काफिला जाएगा तो ऐसे नहीं है कि मोदी जी आगे आगे अकेले चले जाएंगे, नहीं, कुछ नियम होते हैं। ठीक है, किसी से मिलेंगे तो किस तरह मिलेंगे, तो क्या बोलेंगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और इसी की वजह से कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट के लिए जिम्मेदार है? तो कुछ प्रोटोकॉल मैं आपको प्यारे बच्चे बताता हूं। जैसे एक पूछा जाता है आईपी। आईपी क्या है? ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है, अंग्रेजी में लिख देता हूं। क्या बोलेंगे? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। कोई दिक्कत? इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक पूछा जाएगा आपसे एचटीटीपी, और एसएससी डाल देती है कंप्यूटर का एक क्वेश्चन, ये मार्क करके रख लेना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है। एक प्यारे बच्चे आईमैप याद रख लेना, ये ईमेल के लिए होता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। एक पॉप होता है, पॉप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या बोलेंगे? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। ऐसे ही प्यारे बच्चे आपसे लिख देगा आईसीपी, इंटरनेट कैचे प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? इंटरनेट कैचे। इसको कैसे बोलते हैं वैसे तो हम? आईसीपी हो गया। आपसे पूछ ले, मान के चलो आई पूछ ले, ठीक है, तो ये क्या होता है? इंटरनेट 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 इंटर, क्या बोलेंगे? सॉरी, इंटरनेट इंटर ओआरबी प्रोटोकॉल ये होता है। ओआरबी प्रोटोकॉल ये होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतने प्रोटोकॉल आप एक बार याद करें। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रमेश कुमार जी, टू मच थैंक यू मेरे दोस्त। प्रोजा रिक्त स्थान का एक अयस्क है। बोलेंगे भाई फटाफट से। प्रोजा रिक्त स्थान का एक अयस्क है। कॉपर, मैग्नीज, मरकरी का या फिर टिन का है? तो फ्रोजा किसका अयस्क है? ये भैया जी कॉपर का एक अयस्क है। कॉपर बोले तो क्या? तांबे को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तांबे को हम कहते हैं। ठीक है, मैग्नीज का एक अयस्क कभी ना भूलें, मैग्नाइट होता है, मैग्नाइट। मरकरी का बोलेंगे सिनेबार। सिनेबार का सूत्र बता दो जरा, तो कहना HgS होता है जी। ठीक है, टिन का क्या होता है? टिन बोले तो SN का कैसीटेराइट होता है। क्या होता है? कैसीटेराइट भैया जी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? नेक्स्ट। मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं? मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं?
कुल विटामिनों की संख्या कितनी है? क्या बोलेंगे? मार्च 2021 के अनुसार। ये मान्य कौन करता है? WHO के अनुसार। ठीक है, बोलेंगे भाई WHO के अनुसार कितना होता है? 11, 9, 13 या फिर 15? तो कुछ बहुत सारे बच्चों का आंसर 11 आता हुआ। चलो भैया देखते हैं कौन इसमें सही है। तो मैंने बोला एक तो ए होता है, एक बी होता है, जानते हो इस बात को, एक डी होता है, एक ई होता है, एक के होता है, यही बोलते हैं ना, ए बी डी ई के। भैया सी बच गया, चलो सी को भी ले ले। कितने हो गए टोटल बोलो? और बी के होते हैं प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें बी में टोटल कितने हैं? 8 तो इसी में आ जाते हैं। पढ़ाऊंगा आपको, B1 B3 होता है, B6 होता है, आपका B7 जिसकी वजह से बाल गिर जाते हैं, जिसको बायोटीन बोलते हैं, इसको विटामिन HB कहते हैं। तो क्या बोलोगे? 8 तो ये हो गए, 9, 10, 11, 12 और 13 हो गए। ठीक है, अच्छा जो बी और सी हैं, बी और सी हैं, ये किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलते हैं। ये किसमें सॉल्यूबल हैं? जल में। और प्यारे बच्चे ADEK की बात करूं अगर मैं, ADEK की, ये किस में? ये फैट में। वसा बोले तो फैट में सॉल्यूबल हैं। क्या बोलेंगे? वसा में ये घुलनशील होते हैं। ठीक है, वसा में घुलनशील होते हैं। किसी दिन इसके रासायनिक नाम पर चलेंगे और धीरे धीरे आप दिखेंगे विटामिन प्रोटीन का हम सब कुछ जान चुके। जर्नल जिंदगी के यूज भी मैं आपको बताता रहूंगा। मुद्रास्फीति जनित मंदी उस समय मौजूद होती है जब, आप लोग अभी आपका टॉपिक पढ़ रहे होंगे, ठीक है, आपका अविस्फीति, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन। तो अभी पूछ रहा है स्टैगफ्लेशन कौन सी स्थिति होती है? जब मूल्य सूचकांक और उत्पादन दोनों में कमी आ जाए, मूल्य सूचकांक में वृद्धि हो जाए लेकिन उत्पादन जो है देश का वो घट जाए। मूल्य सूचकांक यानी कीमतों में वृद्धि हो जाए और उत्पादन दोनों बढ़ जाए एकदम से। मूल्य सूचकांक में कमी हो जाए और उत्पादन बढ़ जाए, नहीं जी। तो क्या बोलते हैं? मूल्य सूचकांक बढ़ जाए, वृद्धि हो जाए और उत्पादन कम हो जाए, देश का प्रोडक्शन कम हो जाए। और ऑप्शन बी आता हुआ। बहुत गजब, बहुत शानदार। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हमेशा याद रखेंगे। आगे, भारत का पहला बैंक जिसकी स्थापना 1881 में हुई और जो भारतीयों द्वारा संचालित था, वो कौन सा बैंक है? बोले एक बार। क्या वो भारतीय स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है? 1881 पूछ रहा है। अवध वाणिज्यिक बैंक है? तो क्या बोलेंगे भैया? आपका पंजाब नेशनल बैंक तो 1894 का है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो ये 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1881 में क्या बचता है हमारे पास? अवध वाणिज्यिक बैंक। और हिंदुस्तान बैंक आता है हमारा 1770 में, 1770। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बोलेंगे भी फटाफट से। कूल मोटिवेशन जी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सर आप एक कंट्री और एक स्टेट के बारे में पढ़ाओ और इसके बारे में भी, ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे बोला था। तो प्यारे बच्चे, आपसे एक प्रॉमिस मैं करता हूं, इस बात के लिए मैं सॉल्यूशन कर ही रहा था और मेरी बात भी हुई है। बात मेरी हुई है क्योंकि आपकी 5 बजे क्लास शुरू हो जाती है। तो 5 वाली जो वो, सॉरी 4 बजे, 4 बजे आपकी क्लास शुरू होती है इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन पर। तो 4 की ये क्लास आपकी अगर 4:10 से हो तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एक बार आप लोगों की परमिशन इसके लिए लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लगभग प्यारे बच्चे मुझे 10 मिनट चाहिए उस मैप के लिए। तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? आप लोग क्या 10 मिनट दे पाएंगे? बताएंगे एक बार। चलो भाई, बोल देना एक बार, जैसा आप बोलेंगे तो ठीक होगा। तो कुछ बच्चों के आंसर आए इसमें नो। अब सुनो ध्यान से, जो नो वाले बच्चे हैं 4 बजे करेक्ट निकल जाए। ये 4 बजे जा सकते हैं अपनी क्लास के लिए, क्योंकि 4 आपकी क्लास जो है वो 5 मिनट 10 मिनट में, अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है। ओके वाले जो लिख रहे हैं, जो जी लिख रहे हैं, मेरे प्यारे दोस्त आपका स्वागत है, करेंगे। ठीक है, चलो भाई। आप कहोगे भैया हमसे अभी तुम परमिशन लेने के लिए कह रहे थे। तो परमिशन लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा था ताकि आप लोगों का जो पक्ष है वो मेरी तरफ आए। गुरु प्रथा के साथ आप नहीं चलना चाह रहे हैं, गुरुजी क्या कह रहे हैं उसके हिसाब से आप नहीं चलना पा रहे हैं, तो आपकी बात मैं क्यों स्वीकार करूं? जब तुम मेरी बात स्वीकार नहीं कर रहे तो मैं क्यों करूं? तो बोलो ठीक है, वो आप ही के लिए जरूरी है 10 मिनट। ये मैं कह रहा हूं, सिर्फ कोशिश मैं करूंगा कि मैं थोड़ा सा फास्ट चल के आपको, क्योंकि वो हो सकता है, लेकिन 10 मिनट में आराम से पढ़ाऊं तो वो सबसे बेहतर। ऐसे समझ लो 10 मिनट मैंने तुमसे, इतने सीरियस कैंडिडेट तुम हो गए कि 10 मिनट मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम्हें मस्ती करवाऊंगा मैं। भैया पढ़ाने के लिए बोला है, आएंगे। अब आते हैं हम स्टेट बैंक पर। किस पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
छोटी छोटी चीज़ें याद करते हुए चलेंगे, और इन छोटी चीज़ों को मेरा याद कराने का उद्देश्य ये है कि दोबारा मैं जब बोलूं तो इतनी चीज़ें आपको पता हो। स्टेट बैंक का प्यारे बच्चे, इसको नेशनलाइज कब किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बोलेंगे, और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जुलाई 1955 में हुआ। लेकिन 1955 से पहले क्या था ये, तो 1921 तक ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था ये, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और प्यारे बच्चे याद रख लेना, ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था ये यूं ही नहीं बना, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना था 3 बैंकों से। कितने बैंकों से, 3 बैंकों को मिलाकर के बनाया गया था, 3 बैंकों को मिलाकर। और वो 3 बैंक कौन कौन से थे, बीओबी, बीओबी, बीओएम। क्या बोलोगे, बीओएम था। बीओबी स्टैंड्स फॉर आपका, क्या बोलेंगे, बैंक ऑफ बंगाल। क्या कहेंगे, बैंक ऑफ बंगाल था भैया। और बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी आपकी, 1806 में। यानी ये 3 बैंक थे। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे को बनाया गया, किसको, बैंक ऑफ बॉम्बे को बनाया गया था आपका कब, 1840 में। और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, प्यारे बच्चे मद्रास चेन्नई का पुराना नाम है। आज जानते हो ना आप, तमिलनाडु में चेन्नई, तो ये पुराना नाम है उसका। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई थी 1843 में। इन तीनों को मिलाया गया, किया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया 1955 में, क्या आपका, एसबीआई राष्ट्रीयकरण होकर के। नेक्स्ट, मशहूर भारतीय मठों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कहा था ना शाम को प्रश्न मिलेगा मठों से, एक बताओ। क्या बोलेंगे, मशहूर भारतीय मठ, मठ का मतलब क्या होता है, ये बौद्ध जो आपके पूजा घर हैं, बौद्ध स्थल हैं, इनमें से बताएंगे क्या होगा। तो घूम जम्मू और कश्मीर में है, की, जिसको हम की गोम्पा के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश में, हाँ जी। रूमटेक सिक्किम में बताया था ना भैया। लिंगडम मठ कहाँ है, लिंगडम मठ ये सिक्किम में है भैया जी। तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ, क्या बोलेंगे, जो सबसे बड़ा मठ है ये हमारे दोस्त कहाँ पर स्थित है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन घूम क्या जम्मू और कश्मीर में है भैया जी, आपने पश्चिम बंगाल बताया था। आज ही बताया था ना, अलग से हाईलाइट करके बोला था अलग से, जिसने ध्यान दिया होगा उसका प्रश्न एकदम सही हुआ होगा। तो क्या बोलोगे, घूम कहाँ का है, ये जम्मू और कश्मीर का। लेकिन प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलूं, धर्मशाला जो हिमाचल प्रदेश है, जहां पर दलाई लामा रहते हैं, वो जो मठ है उसका क्या नाम है। और दलाई लामा भारत कब आए, इन दोनों प्रश्नों के जवाब देंगे। दलाई लामा, दलाई लामा भारत कब आए थे, दलाई लामा ये 14वें दलाई लामा हैं जो 1959 में भारत आए, और 1989 में इनको नोबेल मिला है। बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, दलाई लामा को नोबेल कब मिला। तो भारत आए 1959 और 1989, 30 वर्षों के बाद इनको शांति के लिए नोबेल मिला था। धर्मशाला, धर्मशाला में कौन सा मठ है, वो कौन सा मठ है, मैकलोडगंज मठ है। कौन सा, मैकलोडगंज मठ है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, हरेली का त्योहार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। त्योहार बड़े महत्वपूर्ण है। जो हरेली त्योहार, हरेली फेस्टिवल है, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, या फिर छत्तीसगढ़ में। क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में। तो क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। याद करना, इसको मैं बड़ा कंफ्यूज करता है। एक पूछता आपसे हरेला, हरेला बताओ किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। किसमें, उत्तराखंड में। देखो ई आता है, हरेली में क्या है, ई, और छत्तीसगढ़ में भी क्या है, ई बोलो एक बार, ई। और उत्तरा में क्या है, आ, और हरेला में क्या है, आ। तो कंफ्यूज नहीं होना कभी भी, उत्तरा आ और हरेला। और प्यारे बच्चे हरेली पूछे तो छत्तीस का ई हो गया, ठीक है, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ में ही मनता है छेर छेरा। कौन सा मनता है, छेर छेरा उत्सव मनता है, पोरा मनता है, पोरा। और याद रख लेना, ये आर्ट एंड कल्चर का जो त्योहार और उत्सव है ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत शानदार, ठीक है। पंजाब की अगर बात करें, पंजाब में प्यारे बच्चे होला मोहल्ला याद रखेंगे, बैसाखी याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, होला मोहल्ला। और देखना मैं इसके कितने एडवांस क्वेश्चंस की तरफ आपको धीरे धीरे लेकर के जाऊंगा।
मैं आपको ये भी बताऊंगा बैसाखी किस महीने में बनता है और एसएससी पूछता है, ठीक है। एमपी की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, मडई याद रखें। और उड़ीसा की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चे, डोला पूर्णिमा। क्या बोलोगे? डोला पूर्णिमा कहाँ मनाया जाता है? ये भैया जी उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलेंगे, बस तुम क्रम से थोड़ी थोड़ी चीजें पचाते रहो, पचाना है तुमको। और मेरी बात सुनो, बहुत सारे लाइव व्यूअर्स की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे कभी क्लास में ये नहीं बोलूंगा क्लास को लाइक कर दो, मैं तुमसे कभी नहीं बोलूंगा क्लास को शेयर कर दो। बस एक चीज मैं तुमसे बोलूंगा प्यारे बच्चे, अगली क्लास में जब आओ ना तो प्लीज, मैं खुद 5 मिनट बाद क्लास शुरू करता हूं, आपको करेक्ट ये जीएस की कॉपी 3 बजे उठा लेनी है। और करेक्ट 3 से 3:05 आप पिछला प्लीज रिवीजन कर लिया करो, ठीक है। या 2:55 से टारगेट बना लो, ठीक है। और मैं क्लास को कल कोशिश करूंगा, क्योंकि मैप लगेगा तो परफेक्ट 3 बजे हम शुरू कर देंगे, परफेक्ट 3:01 3:02 तक। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 अगस्त को, 12 जुलाई को, या फिर 28 जुलाई को मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे भैया? 28 जुलाई इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 30 मई की अगर बात करें तो हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। क्या बोलते हैं? हिंदी जर्नलिज्म डे। हिंदी जर्नलिज्म डे मनाया जाता है, हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में? और 12 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मलाला दिवस। हम सब करो, मलाला दिवस। मलाला वो लड़की जिसको ऐसे गोली रख दी आतंकवादियों ने, AK-47 चला दी, 3 गोली सिर में दाग दी और बोली पढ़ेगी तो बोली पढ़ूंगी। ये जज्बा चाहिए पढ़ाई का, ये उत्साह चाहिए, मतलब कोई नहीं रोक सकता, मैं पढ़ने जाऊंगी, ठीक है। 28 जुलाई को, जुलाई की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, 1 जुलाई को कभी भी आप जीएसटी दिवस नहीं भूलेंगे। जीएसटी दिवस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं इसको, गुड्स एंड सर्विस, माल एवं सेवा कर जो है। और साथ में जो नेशनल डॉक्टर्स डे है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अब मैं आपसे पूछूं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? बताएं फटाफट से। तो चिकित्सक दिवस, एक डॉक्टर हुए हमारे, बोले कौन से डॉक्टर हैं जिनकी याद में इसको मनाया जाता है? 6 जुलाई कभी नहीं भूलें, अभी एसएससी जेई ने पूछा जूनोज दिवस, और ये एसएससी में छाएगा क्वेश्चन, देखना तुम। 6 जुलाई मार्क कर लो, जूनोज दिवस। 11 जुलाई को प्यारे बच्चे क्या? विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 जुलाई याद रखना जरूर, युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोलेंगे? युवा कौशल दिवस, यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और 29 जुलाई मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर दो, इंटरनेशनल बाघ दिवस। क्या बोलेंगे? जब आप टाइगर के बारे में पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं स्टैटिक में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इंपोर्टेंट मार्क कर लो प्यारे बच्चे, 1 जुलाई इंपोर्टेंट मार्क कर लो, 6 जुलाई इंपोर्टेंट मार्क कर लो। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस नहीं बताया क्या तुमने? है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस बनाया ही नहीं? अरे बे बड़े बेकार बालक को, उत्तर बताओ। निम्न क्रिकेटरों में से कौन सा बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? अगर कभी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनेगा ना स्टैटिक जीके में, तो याद रख लेना प्यारे बच्चे, स्पोर्ट्स में आपसे पूछेगा एक विचित्र प्रश्न, और सबसे ज्यादा क्रिकेट से बनता है, क्रिकेट से बनता है। बहुत खूब उत्तर आते हुए प्यारे बच्चे, बहुत शानदार। विधान चंद्र राय, इनोसेंट बॉय जी का उत्तर एकदम ठीक है, चिकित्सक दिवस के लिए। कौन थे आपके? विधान चंद्र राय। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है? आशीष नेहरा कह रहे हैं, आशीष नेहरा उत्तर आ रहा है। देखो, ईशांत शर्मा, ये कौन से, क्या बोलोगे? ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, और प्यारे बच्चे उमेश यादव, ये सब कैसे हैं प्यारे बच्चे? मैंने आपसे बोला, क्या बोलोगे? ये सब राइट हैंड के बॉलर हैं, तो क्या बोलोगे? आशीष नेहरा। क्या बोलोगे? आशीष नेहरा एकदम से सही आंसर आता हुआ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलो, कोई दिक्कत भी इस बात में? अगर मैं बात करूं आपसे प्यारे बच्चे, बाएं हाथ के बॉलर्स कौन कौन रहे भारत के? जहीर खान रहे। क्या बोलेंगे? जहीर खान रहे आपका। और प्यारे बच्चे इरफान पठान रहे। क्या बोलेंगे?
इरफान पठान रहे, जयदेव आनंद कट जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है, जयदेव आनंद कट का संबंध क्या बोले, सॉरी आनंद कट नहीं, उनाद कट नाम था इनका। जयदेव उनाद कट किस खेल से संबंध रहे, तो क्रिकेट से। अर्शदीप सिंह जानते हो ना अभी, अर्शदीप सिंह क्या बोलेंगे, ये कौन से हाथ के बॉलर रहे, हमारा बाएं हाथ के, क्या बोलेंगे, बाएं हाथ के रहे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, नेक्स्ट आ गया है। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड, बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं टेनिस में, बोलेंगे भाई फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया कितने ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, 4 खेले जाते हैं। कितने खेले जाते हैं, 4, याद रख लेना। और 4 में याद रख लेना, केमिस्ट्री में एक ऑफ बाउ का नियम चलता है। बोलो एक बार, ऑफ बाउ, ऑफ बाउ। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होगा, और इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। फिर होता है आपका प्यारे बच्चे फ्रेंच ओपन, क्या बोलोगे, फ्रेंच ओपन होता है। और फिर होता है हमारा विम्ब, क्या बोलेंगे, विम्बलडन होता है, क्या बोलेंगे, विम्बलडन होता है हमारा, ठीक है। और फिर होता है सबसे अंत में यूएस ओपन, क्या बोलोगे, सबसे लास्ट में कौन सा होता है, यूएस ओपन होता है। तो ये कुल मिलाकर के प्यारे बच्चे हमारे क्या हैं, 4, 4 क्या है हमारे, 4 हमारे क्या बोलेंगे, ये 4 के 4 हमारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, जो किस में होते हैं, टेनिस में होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन से कोर्ट पर खेला जाता है, एकदम हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर, हार्ड कोर्ट पर ये खेला जाता है। फ्रेंच ओपन प्यारे बच्चे रेड सॉइल पर, लाल मिट्टी पर खेला जाता है। किस पर, लाल मिट्टी पर, रेड सॉइल पर। विंबलडन की अगर बात करते हैं, ये ग्रास पर यानी कि घास पर खेला जाता है। किस पर, घास पर। और प्यारे बच्चे यूएस ओपन भी किस पर खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान से देख लेना, ऐसा अकेला कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो घास पर खेला जाता है, बोलो एक बार, घास पर। और ये फ्रेंच ओपन खेला जाता है रेड सॉइल, मिट्टी पर, किले पर। तो लाल मिट्टी, बजरी, लाल बजरी बिछी होती है छोटी, तो क्या बोलेंगे आपका, ये हार्ड कोर्ट पर दोनों हो गए। तो घास पर कौन सा होगा, विंबलडन होगा, क्या होगा, घास, ठीक है। कभी मत भूलना इसको, घास ऐसे याद कर लेना, डब्लू में 2 वी हैं, विलेज विलेज घास, विलेज विलेज घास, गांव में घास बहुत होती है, ग्रास बहुत होती है, ठीक है। चलो, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022, फ्रेंच ओपन 2022, स्क्रीनशॉट ले लो। करंट अफेयर्स में आपने बहुत पढ़ा होगा। क्या बोलेंगे, मेन सिग्नल सिंगल्स में और वुमेन सिंगल्स में कौन जीता, मेन सिंगल्स आपका ऑस्ट्रेलिया का राफेल नाडेल जीते। और किस, क्या बोलेंगे, यहाँ पर डैनियल मेदवदेव किससे जीते, ठीक है, अलीगेस बार्टी जीती। और ऐसी मेन सिग्नल विमल्डन कौन जीता, जोकोविच जीते। और प्यारे बच्चे रेबेकिना क्या जीती, वुमेन्स का। फ्रेंच ओपन की बात करें, राफेल नडाल जीते। और महिलाओं में ईगा सेटेक जीती। और यूएस ओपन में कौन जीते, अल्काराज जीते। और वुमेन्स में ईगा स्वेटेक जीती, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेकर के आप तैयार रखें कि 2022 के किसने जीते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे आएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया है। जो इंडियन आपकी क्या बोलते हैं, जो फोर्सेस हैं, इन्होंने एक मेला आयोजित किया, वालोंग मेला। उड़ीसा, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, या फिर आपका क्या बोलेंगे, मध्य प्रदेश में। तो याद रख लेना, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ही लगता है कौन, भगवान परशुराम जी के लिए कुंड मेला, क्या बोलेंगे, परशुराम कुंड मेला आयोजित होता है। मालिनी मेला कहां पर लगता है, ये अरुणाचल प्रदेश में लगता है। कौन सा, मालिनी मेला, ठीक है। तोरग्या मेला कहां पर लगता है, ये भी अरुणाचल प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश का प्यारे बच्चे सिंहस्थ मेला याद रखें, सिंहस्थ मेला, ठीक है। राजस्थान की हम बात करते हैं, भरतहरि, क्या बोलेंगे, भरतहरि मेला कहां पर आयोजित होता है। और उड़ीसा की बात करेंगे तो जोरांधा मेला, क्या बोलेंगे, जोरांधा मेला कहां पर आयोजित होगा, तो आप कहेंगे ये हमारा उड़ीसा में आयोजित होता है। कोई दिक्कत इस बात में, अच्छा। अब अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स क्या आया, अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर क्या आया। राजधानी जानते हो ना अरुणाचल प्रदेश की, यस और नो, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का करंट अफेयर्स का नंबर 1 पहला पॉइंट याद रख लेना, जो हमारा ये अप्रैल गया ना, अप्रैल 2022 में जो जीएसटी कलेक्शन में, जीएसटी क्या बोलते हैं, कलेक्शन में यानी संग्रह वृद्धि में, वृद्धि में ये सबसे ऊपर गया है।
सबसे टॉप पर कौन गया है? हमारा अरुणाचल प्रदेश गया है। दूसरी बात करें, पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क कहां पर लगा है? पूर्वोत्तर भारत का पहला एक्वा पार्क प्यारे बच्चे कहां पर लगा है हमारा? ये एक्वा पार्क, एक्वा बोलते जल को, ठीक है, एक्वा, जैसे मछली घर को बोलते एक्वेरियम। भगवान परशुराम की ऊंची प्रतिमा 51 फुट की कहां पर लगी है? भगवान परशुराम की 51 फीट की प्रतिमा, क्या बोलेंगे? 51 फीट जो प्रतिमा बनी है आपकी, क्या बोलेंगे? मूर्ति लिखेंगे, प्रतिमा नहीं बोल सकते, मानव की होती है प्रतिमा, तो मूर्ति बोलेंगे। और ये प्यारे बच्चे कौन से पर? आपका कुंड, जो कि लोहित नदी पर पड़ता है, कुंड लोहित नदी पर पड़ता है, याद रखेंगे। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये जितनी चीजें बताइए अरुणाचल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में नवी टेक्नोलॉजी जो कंपनी है, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सत्येंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर 53वां जो तो गुरु घासीदास था, 52वें और 53 को मर्ज करके उनको इकट्ठा 52वां बताया गया था, ठीक है, वो 52 में काउंट हो गए, अब 53वां बोला गया है सरकार के द्वारा, किसको? रानीपुर को। ओके, तो विराट कोहली, अक्षय कुमार, MS धोनी, या फिर इनमें से कोई नहीं? किस किस को धोनी की याद आई? बोलो इस बार किस किस को धोनी की याद हुई? तो बोलेंगे कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। कौन थे भैया? महेंद्र सिंह धोनी थे। अब याद रख लो, जो लियोनेल मैसी हैं, लियोनेल मैसी का संबंध किस खेल से है? बोलेंगे भाई फटाफट से। लियोनेल मैसी का संबंध है प्यारे बच्चे फुटबॉल से। और बाइजू जानते हो, रविंद्र बाइजू जी की जो आपकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बाइजू, ये किसके लिए? एजुकेशन फॉर ऑल। क्या बोलेंगे? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। एजुकेशन फॉर ऑल एक पहल चली है, पहल के ब्रांड एम्बेसडर, क्या बोलेंगे? इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं। क्या बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बने हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं फीफा जो 2022 था, 2022 के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर कौन रहा? भारत का B फॉर ब्रांड, A फॉर एम्बेसडर, ये रहा कौन? आपका रणवीर सिंह। कौन रहा है? रणवीर सिंह। और पिंटोला के कौन बने हैं ब्रांड एम्बेसडर? क्या बोलेंगे? पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ये सूर्य कुमार यादव बने हैं, सूर्य कुमार यादव बने हैं, ठीक है। और फायर बोल्ट की अगर बात करें हम, कौन सी कंपनी? फायर बोल्ट जो घड़ी बनाती है, इसके बने हैं विजय देवरा कोंडा। साउथ के दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता हैं विजय देवरा कोंडा। वो देखी होगी ना तुमने, कबीर सिंह, इसी का रीमेक थे, अर्जुन रेड्डी का, इन्हीं की मूवी। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक होमवर्क का क्वेश्चन है, और उम्मीद करूंगा कमेंट सेक्शन में आप जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो जवाब देंगे बाद में। लियोनेल मेसी किस देश के लिए या किस क्लब के लिए खेलते हैं? किस देश के लिए, ठीक है, किस देश के लिए ये खेलते हैं? ये आपका होमवर्क है। और अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, ठीक है। बहुत मेहनत दोस्त करते रहो, क्योंकि वो सब कुछ बदलने की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, वो आपके ऊपर है। आपको कभी भी याद रख लेना, सब कुछ बदला जाएगा किसी मोटिवेशन से नहीं। आपको कभी किसी मोटिवेशन से प्रभावित नहीं होना है। आपको प्रभावित होना है सिर्फ और सिर्फ कंटेंट से। आपको प्रभावित होना है अपनी अच्छी मेहनत से। आपको प्रभावित होना है आप जो ये लगन से इतने सुबह उठ के और इतनी रात तक काम कर रहे हैं। बस मेहनत करते जाइए, सफलता अब दूर नहीं है, ठीक है। और कहते हैं कि जो इस मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ तैयारी करता है, उसको देवी सरस्वती देर तो कर सकती है, कभी निराश नहीं कर सकती। तो सच्चे मन से मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।